आज बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है ये कॉन्फ्लिक्ट्स और फेलियर को लेकर के, स्पेशली फेलियर को लेकर के। बहुत ही अच्छी बात आप सब लोगों ने अपने अपने ढंग से इस विषय में कही है। आप सबको पता है कि मैं एक गुरुकुल की तैयारी कर रहा हूँ और हम लोग एक गुरुकुल पद्धति का गुरुकुल खोलना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र हमसे पूछ रहे थे कि आप ये गुरुकुल जो खोलना चाहते हैं, इससे क्या लाभ होगा? स्कूल तो चल ही रहे हैं, कुछ जो बच्चों को सिखाना है वो स्कूल में भी सिखा सकते हैं और यही सारी चीजें वहां और यही सारी चीजें यहाँ अगर ऐसा सिखाते हैं, हाउ विल इट मेक अ डिफरेंस? तो आज हम जो विषय यहाँ पर बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, ये फर्क है गुरुकुलीय शिक्षा का और स्कूली शिक्षा का। जैसे ही हम बच्चों की शिक्षा को कैटेगराइज कर देते हैं क्लासेस में, डिविजन्स में, सक्सेस के मापदंडों में, कि अगर आपने 30% किया है तो आप फेल हो, आपने 90% किया है तो आप अच्छे हो, आपने 60% किया है तो आप एवरेज हो। तो ये जो डिवीजन है और क्लासिफिकेशन है, ये लाइफ लॉन्ग उस बच्चे के दिमाग का जो दायरा है उसको अफेक्ट करता है और फिर वो जीवन भर इससे बंधा रहता है, परेशान रहता है और इसी दायरे में अपने आप को बांधे रहता है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको और उसके बाद में फिर हम इन विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली हमारी चर्चा में भी हमने श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन के उदाहरण लिए थे, तो आज भी हम उन्हीं के जीवन से उदाहरण लेंगे। श्री राम ने जिस समय वो बाल्यकाल में, यानी 17-18 वर्ष की अवस्था में पहली बार ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए गए, तो उन्होंने राक्षसों को समझाने की बहुत कोशिश की। उससे पहले विश्वामित्र ने और अन्य ऋषियों ने राक्षसों को समझाने की बहुत कोशिश की और वो नहीं माने तो फिर उन्होंने उनको मारा। फिर उसके बाद आगे जीवन में कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की, दशरथ को समझाने की बहुत कोशिश की और पूरा जीवन फिर जब वो जंगल में चले गए तो उन्होंने शूर्पणखा को समझाने की कोशिश की, उन्होंने खरदूषण को समझाने की कोशिश की, उन्होंने बाली को समझाने की कोशिश की, उन्होंने रावण को, मेघनाथ को, सबको समझाने की कोशिश की। तो इफ not being successful is being fail, then Sri Ram is the biggest failure. But can anybody dare to say that? श्री कृष्ण के जीवन को उठा के देखिए, उनके माता पिता ने कंस को बहुत समझाने की कोशिश की, कंस के खुद के पिता ने उसको समझाने की कोशिश की। फिर जब वो बचपन में नंद गांव में थे तो वहां पर बहुत सारे जो उनको मारने के लिए राक्षस आए, उन सबको उन्होंने समझाने की कोशिश की। फिर कंस को समझाने की कोशिश की, जरासंध को समझाने की कोशिश की, दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, भीष्म को समझाने की कोशिश की, धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की, कर्ण को समझाने की कोशिश की। हर कोशिश में आप अगर देखो उनको, तो अंत में एक कोशिश उनकी सक्सेसफुल हुई, उन्होंने जब अर्जुन को समझाने की कोशिश की। बाकी अगर पीछे की कोशिशें देखी जाए तो लगभग सारी असफल हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो कुल के लोग थे उनको भी समझाने की कोशिश की, संघर्ष से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। सो ही अगेन बिकम्स अ
big failure, but anybody dare to say that? No. क्योंकि not being successful is not being fail. Being fail is to lose the purpose. जब कोई व्यक्ति, जब कोई कार्य, जब कोई वस्तु अपना पर्पस खो देती है, अपना उद्देश्य खो देती है, तब उसे फेल कहा जाता है। और उस पर्पस को प्राप्त करने में मिलने वाली सफलताएं या असफलताएं किसी व्यक्ति को पास या फेल नहीं करती। तो अगर हम अभी जैसे विद्यार्थियों के विषय में बात कर रहे थे, कोई विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्ति के, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के चला है, तो किसी चीज को जल्दी सीख लेना या किसी चीज को देर में सीखना उसको पास या फेल घोषित नहीं कर सकता। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी सबसे 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 बड़ी खराबी ये है कि वो किसी बच्चे को, चूंकि वो किसी विषय को अभी जल्दी से नहीं सीख पा रहा, उसकी रुचि किसी दूसरे विषय में है और इस विषय को वो थोड़ा देर से सीख सकता है, इसलिए वो उसको एक टाइम लिमिट में न सीख पाने के कारण से फेल घोषित कर देता है। ऐसे 2 फेल लोगों के नाम बताता हूं आपको। एक 10वीं में फेल होकर के गया था, एक 11वीं में फेल हो 11वीं में फेल होकर, 12वीं में नहीं 11वीं में फेल होकर गया था। एक का नाम है सचिन तेंदुलकर, एक का नाम है हरभजन सिंह। अब आप बताइए ये फेल लोग हैं या पास लोग हैं या सक्सेसफुल लोग हैं? So being pass or being fail or being successful, being not successful, being unsuccessful, सबसे पहले हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने कहा, फेल वो है जो प्रयास ही नहीं करता और प्रयास भी निरुद्देश्य करता है, वो फेल ही है। जो व्यक्ति या तो प्रयास ही नहीं करता, जैसे विवेक जी ने कहा कि असफलता के डर से जो प्रयास ही नहीं करता है वो फेल है, और दूसरा वो फेल है जो निरुद्देश्य प्रयास करता है, जिसके प्रयास के लिए कोई उसने गोल, कोई उद्देश्य सेट नहीं किया हुआ है, निरुद्देश्य अकारण कुछ भी करता रहता है, तो वो फेल है। लेकिन जो व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर के सकारात्मक दिशा में प्रयास करता है, तो वो 1 बार एफर्ट करता है, 2 बार एफर्ट करता है, 10 बार एफर्ट करता है, 1000 बार एफर्ट करता है, लेकिन उन हजारों एफर्ट्स के बाद भी अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो भी वो व्यक्ति असफल नहीं है। और यही एग्जाम्पल मैंने आपको आज दक्ष ने भी उसको शेयर किया। एडिसन के जीवन से हमें बड़ा एक प्रेरणा मिलती है कि 4000 बार फेल होने के बाद भी वो व्यक्ति ये कहता है कि हम फेल नहीं हुए, हमने 4000 ऐसे तरीकों को जान लिया है जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सो मैं फिर रिपीट करता हूं, नॉट बीइंग सक्सेसफुल इज नॉट बीइंग फेल। हम सबसे पहले तो ये अपने मन से, मस्तिष्क से निकाल दें। महान से महान लोगों ने भी अपने जीवन में पहले ही अटेम्प्ट में सफलता पाली हो ऐसा दिखाई नहीं देता। उन्होंने भी महान कार्यों को करने के लिए, विशेष कार्यों को करने के लिए, बड़े कार्यों को करने के लिए बहुत बार असफलता का मुख देखा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक कलेक्टिव जो एफर्ट था उसमें बहुत सारे लोग जो सफलता का संकल्प लेकर के चले थे, वो उस सफलता को देखने के समय तक जीवित भी नहीं थे। 1857 से लेकर के 1947 तक 7,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनमें से एक भी जिंदा नहीं था ये देखने के लिए कि 15 अगस्त 1947 को तिरंगा झंडा लाल किले पर कैसे लहराया गया। लेकिन क्या आप उनको असफल व्यक्ति कहेंगे? नहीं, वो असफल नहीं है, वो फेल नहीं है।
तो उद्देश्य को लेकर के किया जाने वाला प्रयास कभी भी असफल नहीं, कभी भी फेल नहीं होता, वो हमेशा सफल ही होता है। वो कभी पास में सफल हो जाएगा, जल्दी सफल हो जाएगा, कभी देर में होगा, दूर जाकर के सफल होगा, लेकिन होगा। तो पहले तो हम अपनी अप्रोच को इस रूप में ठीक करें कि हमें केवल पुरुषार्थ करना है। मैं फिर वही सेंटेंस दोहरा देता हूं, इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू विन। इंग्लैंड में जो हुआ उस खेल के बाद में, वहां पर इंपॉर्टेंस केवल विन की थी, इसलिए वो झगड़े का कारण बन गई। उस खेल ने अपना पर्पस खो दिया। खेल का पर्पस होता है लोगों का मनोरंजन करना। खेल का पर्पस होता है दूसरे बच्चों को, जो नए युवा पीढ़ी है, उनमें ये प्रेरणा देना कि खेल करके आप अपने जीवन को प्रसन्न और स्वस्थ बना सकते हैं। ये खेल का पर्पस होता है। और एक एक सामाजिक भावना का विकास करना खेल का पर्पस होता है। अगर किसी खेल में जीत और हार के कारण से झगड़ा होता है, तो वहां खेल फेल हो गया, वो खेल का फेल होना है। स्पोर्ट्समैनशिप जब चली जाती है, तब खेल फेल हो जाता है। जब किसी खेल में बेईमानी घुस जाती है, तब वो खेल फेल हो जाता है। जब तक खेल में हार और जीत हो रही है, तो ये तो खेल का अंग है। अगर हार और जीत न हो तो खेल बनेगा ही नहीं, खेलेगा ही कोई क्यों? तो हार और जीत पास या फेल होना नहीं है। पास या फेल होना है कि अगर उस खेल ने मनोरंजन को खो दिया, अगर उस खेल ने अपने स्पोर्ट्समैनशिप के उद्देश्य को खो दिया, अगर उस खेल ने पारस्परिक सौहार्द के और सामाजिक भावना के बढ़ाए जाने के अपने उद्देश्य को खो दिया, और अगर उस खेल ने, अगर वो दो देशों के बीच में है, उन देशों के पारस्परिक मैत्री संबंधों को बढ़ाने के स्थान पर और ज्यादा बिगाड़ दिया, तब वो खेल फेल हो जाता है। तो इसलिए फेल होने का अर्थ है लूजिंग इट्स पर्पस, अपने उद्देश्य को खो देना। तो शिक्षा पद्धति आज अपना पर्पस खो चुकी है, इसलिए ये फेल है। ये सिस्टम एजुकेशन का फेल है, क्योंकि ये अपने पर्पस को सॉल्व नहीं करता। अगर किसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाला इंजीनियर देश के विकास से ज्यादा, देश में बनने वाली इमारतों की मजबूती से ज्यादा अपने कमीशन पर फोकस करता है, तो वो एजुकेशन फेल है। अगर किसी देश का डॉक्टर मरीज को चिकित्सा देने से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की वृद्धि से ज्यादा अपने बैंक बैलेंस, अपने अकाउंट की वृद्धि की सोचता है, तो वो एजुकेशन सिस्टम फेल है। किसी देश का जुडिशियल सिस्टम अगर न्याय से ज्यादा रिश्वत को महत्व देता है, वो सिस्टम फेल है। तो आपका एजुकेशन सिस्टम या आज का इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि इसने अपना पर्पस खो दिया है। एजुकेशन का पर्पस क्या है? व्यक्ति का निर्माण करना। और व्यक्ति का निर्माण तब होता है जब उसके जो गुण हैं, निजी गुण हैं, उन गुणों का विकास होता है। किसी बीज को आप जब जमीन में बोते हैं, आम का बीज आपने बोया, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उस समय क्या होती है? उसके बोए जाने के बाद में आम का पेड़ निकलना चाहिए या सेब का पेड़ निकलना चाहिए? भले सेब ज्यादा बेनिफिट देता हो, लेकिन फिर भी आप आम के पेड़ से, तो आम के बीज से तो आम के पेड़ की ही अपेक्षा करेंगे। तो मनुष्य से मनुष्योचित गुणों की अपेक्षा की जाती है, और शिक्षा इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए होती है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य मनुष्य बन सके, ठीक रूप में अपने जीवन के उद्देश्यों को, अपने जीवन के अर्थ को, अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक समझ करके, और फिर वो उनको पूरा करने के लिए समाज के बीच में आ सके। अगर शिक्षा इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती है, और पढ़े लिखे लोग भी चोरी में, बेईमानी में, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम फेल है। दिस इज कॉल्ड बीइंग फेल। और जो माता पिता अपने संतान को संस्कारवान नहीं बना पाते, जो माता पिता अपनी संतान को उचित मार्गदर्शन नहीं दे पाते,
या जो माता पिता अपनी संतानों के लिए उचित स्थान कि कहां पर उनको ठीक ठीक जीवन की शिक्षा मिल सकती है, इस स्थान को नहीं देख पाते या ढूंढ पाते, तो वहां पर वो माता पिता फेल है। दे कैन नॉट से अरे आज तो ऐसा ही है सब जगह, तो इसलिए सब ऐसा हो रहा है। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर सब कुछ ऐसा ही था तो यू शुड नॉट हैव बेबीज। आप जब उन्हें संभाल नहीं सकते, आपको मालूम ही है कि सारा समाज का माहौल बिगड़ा हुआ है, आपको जब ये मालूम ही है कि समाज के अंदर अब सब तरफ बुराइयां फैल रही हैं, तो आपने दो और बुरे आदमी क्यों तैयार कर दिए भाई? सो दिस इज बीइंग फेल, लूजिंग योर पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू हाउसहोल्ड लाइफ, हैविंग बेबीज, हैविंग योर चिल्ड्रन। तो फेल होना और पास होना ये है। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट्स की। कॉन्फ्लिक्ट्स का अर्थ जब तक मतभेद तक है तब तक ये बहुत सार्थक है। मतभेद होने चाहिए, क्योंकि मतभेदों का होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि दो लोग जिनके बीच में मतभेद है, कम से कम उन दोनों का अपना अपना एक मत है, यानी दे आर पीपल विद देयर ओन थिंकिंग, ओन थॉट्स, उनके पास में अपने विचार हैं, इसलिए विचारों में भेद है। लेकिन ये मत का जो भेद है वो कभी भी मन के भेद तक नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए अभिलाषा जी ने जो बात कही वो बहुत अप्रोप्रिएट है कि मतभेदों को जितना जल्दी हो सके बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मन में रखा जाएगा तो ये मतभेद मनभेद बन जाएंगे और फिर ये एक डिजास्टर क्रिएट करेंगे। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड। कॉन्फ्लिक्ट्स गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू apply your brain, apply your mind, but it should be sorted out with a positive attitude. It should not be taken to the level of having differences of mind. वो नहीं होना चाहिए। Differences of opinion is okay. तो कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहली चीज ये है और उसको सुलझाने का तरीका ये है कि जब कोई दो लोग या कोई दो विचार वाले लोग बात करें तो उन्हें पहले एक दूसरे के विचारों को ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे नहीं, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू ईच अदर, और लिसन टू ईच अदर व्हेन आई एम सेइंग, इट शुड नॉट बी व्हाई कांट ही लिसन टू मी, व्हाई शुड ओनली आई लिसन। No, it should start with I, because charity begins at home. So start with yourself. You start listening to other, and that will resolve the conflict 50%. आप दूसरे को सुनिए, हाँ जी आप कहिए, क्या आपका विचार क्या है, प्लीज कहिए, और उस विचार को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप अपने विचार को देते हैं, क्योंकि not necessarily you are right at all points. There may be some point of view which you are not at, and you cannot see what the other person is seeing. So you should first of all listen carefully and give proper regard and proper respect to the other person. उनके विचारों को आप महत्व दीजिए, उनके विचारों को ध्यान से सुनिए, और जब आप उनके विचारों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके पास में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी अपने विचारों को कहने की। तो जब आप उनका विचार पूरा सुन लें सम्मान पूर्वक, फिर आप अपना विचार उनको कहें, और जब आप अपना विचार उनको कह रहे होंगे तो 75% आपका कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ने अब एक दूसरे के विचारों को ठीक प्रकार से सुन लिया। नाउ रिमेनिंग 25% इज टू बी एग्री अपॉन। देयर विल बी फ्यू पॉइंट्स which you both of you can get agree, and there will be few points where you will not be agree. So leave those points and agree at some points and resolve it. This is the best way to handle any conflict. अगर आप अपनी ही बात कहते रहेंगे, नहीं नहीं ये तो मैं ही कहूंगा, मेरी ही बात चलनी चाहिए, मैंने ही सही कहा है, मेरी बात गलत हो ही नहीं सकती है, जब आप ऐसा कहने लगते हैं तब वहां पर झगड़ा शुरू होता है। और इसीलिए यास्काचार्य ने जो झगड़े के कारण बताए हैं उनमें से एक कारण है मम सत्यम, मैं जो बोल रहा हूं वही ठीक है। जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाता है तो फिर वहां पर
झगड़ा शुरू हो जाता है। सो बी ए गुड लिसनर, then you can resolve the conflicts at any level, at personal level, at family level, at office level. हर जगह आपको एक लिसनर बनना पड़ेगा, आपको सामने वाले की बात को सुनना पड़ेगा, एंड इट्स द बेस्ट टेक्निक। क्योंकि जब आप सामने वाले के विचारों को सुन रहे होते हैं, आप केवल सुन नहीं रहे होते हैं, आप उसके अंदर का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं, वो सब बाहर आ जाता है। एंड व्हेन अ पर्सन इज एम्प्टी, then you can put your thoughts inside. तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद मत के स्तर तक रहें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तक रहें, उनको आगे न जाने दिया जाए, ये समझदारी है। उसको हैंडल करने का सही तरीका है। वो बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, कोलीग्स के साथ में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पर भी हो, उनको जितना जल्दी हो सके, जो ख्याति ने बात कही थी कि कई बार रिलेशनशिप में वी कॉल दैट वो फेल हो गया, नहीं, वो फेल नहीं हुआ। व्हेन अ रिलेशनशिप इज लूजिंग इट्स पर्पस, देन नो मीनिंग ऑफ कैरिंग इट, खत्म करिए उसको। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ये टेक्निक है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। आप अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ाने की या उसे खींचने की कोशिश करेंगे तो उसका आकार बढ़ता जाएगा। वो भले दबा रहे लेकिन वो अपने आप में बढ़ रहा है, और जब वो ब्लास्ट होगा इट विल बी अ डिजास्टर। तो इसलिए दो चीजें हमेशा ध्यान रखें, नॉट बीइंग सक्सेसफुल इज नॉट बीइंग फेल। तो कभी भी विद्यार्थियों को किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर, एम्प्लॉय को कभी प्रमोशन न मिलने या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल न होने पर, रिलेशनशिप में कई बार अपने आप को पीछे हटा लेने में, ये फेल होना नहीं है, ये बल्कि ज्यादा सक्सेसफुल होना है। श्री कृष्ण के जीवन का एक उदाहरण आपको देता हूं। जिस समय काल यवन को कंस ने आमंत्रित किया युद्ध के लिए, और जरासंध ने, और उस युद्ध की विभीषिका, उस युद्ध की भीषणता को श्री कृष्ण ने जब भांप लिया कि इस युद्ध के होने में और कुछ हो ना हो लेकिन बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, तो श्री कृष्ण ने ये उचित समझा कि इस समय इसको युद्ध के द्वारा मारना ठीक नहीं है, इसको किसी और तरीके से फिर मार लिया जाएगा। लेकिन अभी नीति ये कहती है कि इस युद्ध को हम छोड़ दें। और वो उस युद्ध को छोड़ करके मथुरा से द्वारका चले गए। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ पड़ गया कि उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया, पीठ दिखा दी, भाग गए। लेकिन वास्तव में वो हारे नहीं, वो फेल नहीं हुए, वो सक्सेसफुल हुए। उन्होंने उस कालयवन को भी मारा, उन्होंने जरासंध को भी मारा, उन्होंने कंस को भी मारा, लेकिन उन्होंने उन हजारों लोगों को मरने से बचा लिया जो उस युद्ध में मारे जाते। तो इसलिए कभी कभी रिश्तों में भी ऐसा होता है कि आप अगर एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, दैट इज नॉट बीइंग फेल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग सक्सेसफुल। सो इट्स नॉट ऑलवेज बीइंग winner or loser. Sometimes you need to handle it, and today's topic is how to handle. It was not that how to be successful on failure and how to be successful on a conflict. It was how to handle it. So if we want to handle it successfully, then sometimes we need to withdraw also ourselves, and that is the best way to handle these things. So that's it from my side. आज के इस विषय में मुझे इतना ही कहना है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंडित जी, इट वाज रियली नाइस। आपने श्री कृष्ण जी का बताया, हिज रोल एंड सच अ पावरफुल रोल ही प्लेड इन हिज ओन बैटल्स एंड आल्सो द महाभारत। तो मुझे लगता है कि खासकर कॉन्फ्लिक्ट्स में रोल ऑफ अ मीडिएटर बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार जब दोनों पक्ष जो है वो नहीं सुन पाते हैं एक दूसरे को या बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो आई थिंक आपने ये जो श्री कृष्ण जी का एग्जांपल दिया, तो रोल ऑफ मीडिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक पीपल शुड टेक हेल्प, एंड अगर दो पार्टीज की रेजोल्यूशन नहीं हो रही है तो एन एक्सपर्ट और समबडी हु कैन मॉडरेट बोथ, तो वो उनका आना बीच में बहुत जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए। वेदर इट्स इन पर्सनल रिलेशनशिप्स वेयर एन एल्डर ऑफ द एल्डरली पर्सन इन द फैमिली or somebody comes in to help resolve the conflict,
या इवन कॉर्पोरेट्स में देयर आर मीडिएटर्स और द सुपर बॉसेस और व्हाटएवर हु कम इन और आके वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं. तो कभी कभी खुद से नहीं होता है, तो लेट अस नॉट परसिस्ट एंड लेट इट गो बैड. So that's a one learning I got from this discussion. Thank you very much.